हम लोग आज सी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और ये क्या है इसके बारे में कंप्लीट हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। सी लैंग्वेज हम लोग जैसे जानते हैं कि BCA, MCA, BTech, MTech सभी कोर्स में ये होता है और कंप्यूटर के फील्ड में सी लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर है और यूज़फुल भी है। तो सी लैंग्वेज पढ़ने के पहले हम लोग समझेंगे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि सी लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज हम लोग जैसे जानते हैं कि हम भाषा जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम अपने सारे इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं, दूसरा का सारा इंफॉर्मेशन हम तक आता है। तो इसीलिए लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जैसे जानते हैं इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भी बहुत सारे तरह का भाषा इस्तेमाल करता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है। यानी जब हम कंप्यूटर के साथ, यानी अगर ह्यूमन बींग्स किसी भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो भी किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। और ऐसे लैंग्वेज को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके थ्रू वी कैन कम्युनिकेट with the computers, we can give instructions, we can feed data into the computers। तो इसमें से बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप हुए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सी लैंग्वेज हमारा है। इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि अगर हम सी लैंग्वेज को पढ़ लेंगे तो और सभी लैंग्वेज को पढ़ना, जानना और समझना आसान हो जाता है, प्रोग्राम करना आसान हो जाता है। तो सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझते हैं कि सी लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज कैसे काम करता है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज है और कितने तरह के कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज भी हमारा काफी तरह का हो। लो लेवल लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। तो जनरली क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज हम लोग जैसे जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो वो सारा इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से ट्रांसफर करता है वो 0 और 1, जिसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। और ऐसा लैंग्वेज जो सारा 0-1 पे हो, कोड सारा 0-1 पे करें, ऐसे लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी ऐसा लैंग्वेज अगर एक कंप्यूटर के लिए हम प्रोग्राम लिख दे, एक कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन का सेट बना दे, तो वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा, क्योंकि वो मशीन एक दूसरे से आर्किटेक्चर में, बनावट में अलग होता है। और ये काफी मुश्किल भी होता है कि सारा कोड को हम लोग 0-1 में करें। इसीलिए हम लोग को एक आसान लैंग्वेज की जरूरत थी। बाद में असेंबली लैंग्वेज आया जिसमें 32 मिनोमेनिक कोड्स इस्तेमाल होते हैं। मिनोमेनिक कोड्स का मतलब जैसे ऐड करने के लिए ऐड, सब्सट्रैक्ट करने के लिए सब, डिवाइड करने के लिए डिवाइड, इस तरह के तीन कैरेक्टर्स के हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि 3 कैरेक्टर्स के कोड को इस्तेमाल करते हैं सारा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा आसान, रिलायबल मेरा असेंबली लैंग्वेज था। छोटा भी कोड हुआ करता था, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम था कि एक आर्किटेक्चर के लिए अगर प्रोग्राम कर दिया जाए तो फिर वो दूसरे सिस्टम पे नहीं चलेगा। इसीलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ने लगी। हाई लेवल लैंग्वेज आसान होगा और ये इंसानी भाषा से मिलता जुलता होता था, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप हुए थे। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही काम करता था। फॉरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस थे, जैसे बेसिक, बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, लोगो। ये सभी अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम करते थे और उसी पर्पस के लिए बनाया गया था। लेकिन ये सारे लैंग्वेजेस जो सी के पहले बने थे वो पर्पस ओरिएंटेड थे। जैसे कोबोल बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए इस्तेमाल होता था, प्रोग्राम करने के लिए। फॉरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कैलकुलेशन के लिए। और बेसिक, बिगनर और पर्पस, इसको लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्राफिकल ओरिएंटेड ऑपरेशन के लिए हम लोग लोगो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस थे, जैसे एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबका काम अलग अलग था। तो अगर किसी को प्रोग्रामिंग करना है, सीखना है, तो सारे लैंग्वेजेस को सीखना होता था, समझना होता था। इसीलिए जरूरत थी एक ऐसे लैंग्वेज की जो जनरल पर्पस लैंग्वेज हो, वो सारे तरह का काम हम लोग इस लैंग्वेज में हम लोग कर लें। इसीलिए बाद में हमारा सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ और इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये सारे तरह का काम कर सकता है।
तो जो सारे लैंग्वेजेस डेवलप हुए थे उन सारे के कंसेप्ट से एक लैंग्वेज बनाया गया BCPL, जिसको बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाद में B लैंग्वेज डेवलप हुआ। और एक लैंग्वेज था एल्गोल, इसके भी कंसेप्ट्स को मॉडिफाई करके दोनों को मिला करके हमारा B लैंग्वेज और एल्गोल को मिला करके जो हमारा फाइनल लैंग्वेज जो डेवलप हुआ C लैंग्वेज डेवलप हुआ। यानी कह सकते हैं कि C लैंग्वेज A लैंग्वेज और B लैंग्वेज को मिला करके बना, इसीलिए हम C लैंग्वेज कहते हैं। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें हर एक तरह का हम लोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये क्लियर हो गया कि हम लोग C लैंग्वेज क्यों नाम C पड़ा और किस तरह से C लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब थोड़ा सा जाने कि C लैंग्वेज को किसने और कब बनाया। तो C लैंग्वेज को डेनिस रिची नाम के एक डेवलपर ने डेवलप किया 1972 में एट AT&T बेल लैब, अमेरिकन टेलीफोनिक एंड टेलीग्राफी। ये अमेरिका का IBM का एक लैब है जहां पर मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ। लगभग 1969 में यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, वो भी यहीं पे AT&T बेल लैब में बना, लेकिन यूनिक्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो C लैंग्वेज को यूनिक्स में डेवलप किया गया और बाद में यूनिक्स को भी पूरी तरह से डेवलप करने के लिए C लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए कभी कभी हम लोग कहते हैं कि C लैंग्वेज को यूनिक्स ने बनाया और यूनिक्स को C लैंग्वेज ने बनाया। तो ये जब डेवलप हुआ था तो ये यूनिक्स पे चलता था। डेनिस रिची के द्वारा 1972 में AT&T बेल लैब में डेवलप हुआ था हमारा C लैंग्वेज, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होना शुरू हो गए। इसीलिए 1983 में ANSI कमिटी ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये जो हमारा डेवलप्ड है यही C का मानक है। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो वो C को माना नहीं जाएगा। इसीलिए कभी कभी हम लोग जो कंपाइलर इसमें यूज करते हैं वो NSI C होता है। तो NSI C या टर्बो C के नाम से हम लोग उसका कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, चूंकि मशीन 0-1 में ही एग्जीक्यूट कराएगा तो उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में उसमें समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि C लैंग्वेज को किसने और कब क्यों डेवलप किया गया। C लैंग्वेज में ये पहला लेक्चर है, इसलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसका बेसिक्स क्या है। लेकिन अगर सेकंड लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग सारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को इसके बेसिक्स के बारे में देखना है, तो वो हमारा हिस्ट्री, इसका सारा कुछ क्लियर हो गया कि C कब आया, कैसे आया, कहाँ आया और कैसे ये मतलब डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, पर्पस क्या था। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है और हमारा जनरल पर्पस लैंग्वेज है, तो इसीलिए इतना आसान था और इसमें काम करना इतना ज़्यादा ये था, तो हमारा C जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब हम लोग कोई भी लैंग्वेज होता है, जैसे आप लोग भी इंग्लिश या हिंदी पढ़े होंगे तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़े होंगे। जैसे अगर इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे A to Z, इसके बाद नंबर्स पढ़े होंगे 0 to 9, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखे होंगे, सेंटेंस बनाना सीखे होंगे। इस तरह से इंग्लिश में, उसी तरह से हिंदी या उर्दू या कोई भी अदर लैंग्वेजेस होंगे, पहले क ख ग घ सीखे होंगे, या उसका जो बेसिक्स होता है नंबर्स सीखे होंगे, वह 1 से लेकर के 9 तक। इसके बाद शब्द बनाना सीखे होंगे, या और भी इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी C लैंग्वेज भी एक तरह का भाषा ही है। तो C लैंग्वेज जब एक भाषा है तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो यानी अगर C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना होता है तो उसका कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जिसको हम लोग कैरेक्टर सेट ऑफ C लैंग्वेज कहते हैं। कैरेक्टर सेट ऑफ C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज में जो बनाने के लिए जो हमारा बेसिक्स चीज़ें हैं जो जाननी पड़ेगी, वो हमारा जनरली कैरेक्टर सेट 7 कैटेगरी में हम लोग उसको ग्रुप करते हैं। पहला कैटेगरी होता है कॉन्स्टेंट्स, दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स, तीसरा हम लोग कह सकते हैं कीवर्ड्स, चौथा होता है हमारा आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑपरेटर्स, कमेंट,
और लास्ट में सब प्रोग्राम। यानी जब हम सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो इन सारे चीजें जो हमें मिलेंगी, तो सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में जानना होगा और इसके बाद एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप। उसके बाद ही हमें क्लियर हो पाएगा कि हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसको रन कराएंगे, उसको कैसे कंपाइल करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर सेट है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है फिक्स वैल्यूज, यानी इस तरह के जो हमारे कैरेक्टर सेट्स होते हैं उनका फिक्स वैल्यू होता है और ये वैल्यू किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, हमारा न्यूमेरिक में होता है 5, 8 या कोई भी नंबर्स हो जाएगा। अगर कैरेक्टर टाइप में देखेंगे तो A, B, C ये सब फिक्स हमारा कॉन्स्टेंट्स है। इसके अलावा भी एक खास तरह का कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकस्लैश कॉन्स्टेंट, बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स। तो बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, जैसे कि स्लैश एन। स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन, अगर नया लाइन देना है तो सी लैंग्वेज में हम लोग स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे, या टैब स्पेस देना है तो स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के भी जो हमारा इस्तेमाल होता है वो बैकस्लैश कांस्टेंट होता है। इसके अलावा स्लैश जीरो, इसको नल कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं। नल कैरेक्टर मतलब सी लैंग्वेज में अगर कोई खाली जगह भी है तो वो खाली नहीं है, उसमें क्या है हमारा नल कैरेक्टर है, मतलब हम लोग ब्लैंक मेमोरी को हम लोग नल से डिफाइन करते हैं। तो ये सारे कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट्स आर द कैरेक्टर सेट्स हैविंग द फिक्स वैल्यू एंड द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी सर्कमस्टांसेस। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर सेट है वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स नाम से ही पता चलता है, किसी को पहचानने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे कैरेक्टर सेट्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और आइडेंटिफायर्स जो है हमारा वो किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी प्रोग्राम का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। तो आइडेंटिफायर्स कोई भी नाम हम किसी चीज का रखते हैं, वेरिएबल्स का रखते हैं, फंक्शंस का रखते हैं, तो ऐसे एंटिटी को हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आइडेंटिफायर का नाम रखने का कुछ फिक्स रूल होता है, कुछ नियम होता है, उन सारे नियम्स को जानना जरूरी है। और अगर प्रोग्राम करेंगे तो इन रूल्स को याद रखेंगे, क्योंकि याद अगर नहीं रखेंगे तो हमारा काफी परेशानी हो सकता है प्रोग्राम करने में, प्रोग्राम में एरर आ सकता है। तो सबसे पहला हमारा जो है आइडेंटिफायर का नाम अल्फाबेट्स हो सकता है, अल्फाबेट्स में हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, और एक ही सिंबल अलाउड है वो है अंडरस्कोर साइन। ये 3 सिंबल ही अलाउड है हमारा आइडेंटिफायर के रूप में, इसके अलावा कोई अदर सिंबल्स अलाउड नहीं है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब आइडेंटिफायर का नाम देंगे या तो दे देंगे, जैसे इंटीजर एक रख लेते हैं n ले लेंगे, ये भी है n1 ये भी चलेगा, n_1 ये भी चलेगा, तो इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर हम लोग ये देंगे n×1, ये अगर किसी का नाम रखेंगे ये गलत है, n-1 ये भी गलत है। इस तरह का कोई भी सिंबल अदर सिंबल अलाउ नहीं है। दूसरा रूल कहता है कि आइडेंटिफायर नेम्स हमेशा जो स्टार्ट होंगे, स्टार्ट विथ या तो अल्फाबेट से कोई भी स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, कभी भी वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो यानी अगर हम लोग n1 देंगे तो ट्रू है, ये चलेगा, लेकिन अगर 1n देंगे तो ये गलत है, क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता है। अंडरस्कोर भी हो सकता है, अंडरस्कोर n ये भी हमारा सही है, ये आइडेंटिफायर हमारा कोई भी कंपाइलर एरर नहीं देगा। तीसरा हम जो रूल है कि आइडेंटिफायर नेम्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो हमारा है सी लैंग्वेज में मेनली हम लोग अभी देखेंगे, इसके बाद कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होता है, ये कुछ खास स्पेसिफिक मीनिंग देता है, तो कभी भी आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केस सेंसिटिव होता है, यानी कभी भी हमारा जो है आइडेंटिफायर का नाम वो केस सेंसिटिव ही होगा, मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग ट्रीट होगा, दोनों एक तरह का ट्रीट नहीं हो सकता है। इसीलिए जहां स्मॉल यूज करेंगे आइडेंटिफायर वही सभी सारे जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर स्मॉल ए डिक्लेयर कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कैपिटल ए के रूप में कर रहे हैं तो हमारा कंपाइलर एरर देगा। इसके अलावा है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होने के कारण ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होने के कारण हम उसको पहचान आसानी से सकते हैं। जैसे अगर प्रोग्राम हम सम का बना रहे हैं और उसका मल्टीप्लाई नाम रखेंगे तो फिर बाद में उसको कॉल करने में, उसको प्रोग्राम करने में
एरर्स आएगा या परेशानी होगी, तो इसीलिए हम लोग मीनिंगफुल नाम रखेंगे। केस सेंसिटिव होगा, कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, और अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, और ये 3 चीज ही अलाउड है आइडेंटिफायर्स के रूप में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट कैरेक्टर सेट इज कीवर्ड। कीवर्ड, एज वी डिस्कस्ड, कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। मतलब ये हमारा रिजर्व वर्ड है और इसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में है, और बहुत सारे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो सारे जगह का इस्तेमाल होगा। जैसे ऑटो कीवर्ड है, इंटीजर के लिए इंट लिखेंगे, इसके बाद फ्लोट वेरिएबल के लिए फ्लोट लिखेंगे, एक्सटर्न लिखेंगे। तो इस तरह के 32 कीवर्ड्स है, और मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। अपने हमारा एक ऐप लॉन्च होने जा रहा है जिसमें सारा सी लैंग्वेज, जावा, C++, फंडामेंटल सारे लैंग्वेजेस का हमारा जो है नोट्स अवेलेबल होगा। वहां से आप उपलब्ध हो जाएगा आपको, वहां से आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो टोटल रिजर्व वर्ड्स हमारा 32 है, और इन वर्ड्स जो है रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स का किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो सी कंपाइलर में डिफाइन है उसी रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स अगला हमारा कैरेक्टर सेट है। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब जैसे कि बहुत सारे तरह का सिंबल्स हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ये बताता है कि हमारा यहाँ से यहाँ सेक्शन शुरू हुआ, सेमी कॉलन, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमारा जो है अलग अलग तरह का सिंबल हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड एज स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अलग अलग तरह का सिंबल, अलग अलग तरह का पर्पस, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे हमें सारे तरह का स्पेशल कैरेक्टर्स मिलता जाएगा, और वहीं पे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये BCA MCA में ऑपरेटर्स से रिलेटेड काफी सारे सवाल आते हैं, और इसके अलावा इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थोड़ा सा हमें देखना होगा कि ऑपरेटर्स क्या है और कितने तरह का ऑपरेटर्स हम लोग सी में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली आर सम सिंबल्स होते हैं जो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। लाइक प्लस, प्लस क्या करता है ऑपरेशन एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए देता है, मल्टीप्लाई का सिंबल मल्टीप्लाई करने के लिए देता है। और इस तरह से अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंड्स, कितने तरह का ऑपरेंड, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कितने तरह का ऑपरेंड्स ये इस्तेमाल करता है, इसके आधार पे ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं। यूनरी, जिसमें सिंगल ऑपरेंड होता है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें जैसे प्लस प्लस ए दे देंगे तो ए का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, माइनस माइनस ए देंगे तो ए का वैल्यू 1 घट जाएगा। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर्स। इसमें 2 तरह के ऑपरेंड होते हैं, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई b, तो ये बाइनरी हो जाता है। तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में जनरली क्या होता है, 3 ऑपरेंड्स होते हैं, 3 ऑपरेंड्स। जैसे इसमें एक कंडीशनल ऑपरेटर ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि a ग्रेटर देन b, अगर ऐसा होता है, ट्रू होता है तो a होगा वैल्यू, और नहीं तो ये रिटर्न करेगा b वैल्यू। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो सेकंड कैटेगरी में जब आते हैं तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटर्स 3 तरह के हम लोग डिस्कस कर लिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, बट अकॉर्डिंग टू द टास्क एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटर्स देयर आर फॉलोइंग 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो पहले हमारा जो अकॉर्डिंग टू द टास्क, अकॉर्डिंग टू टास्क, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर हमारा रिटर्न करता है जब हम डिवाइड करेंगे। दूसरा ऑपरेटर हो जाता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो इसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ये रिलेशन बताता है 2 वैल्यूज के बीच में, कौन बड़ा है, छोटा है, बराबर है, इक्वल टू, दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तीसरा ऑपरेटर हमारा हो जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन बताता है और उसके आधार पे बताता है कि कौन सा वैल्यू हमारा रिटर्न होगा। जैसे C इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ए और नहीं तो बी। अगर ये ट्रू होगा तो ए का वैल्यू C में जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा, ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये बी का वैल्यू C में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर।
इसके अलावा हमारा जो ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नाम से ही पता चलता है, these operator increment और decrement by the decrement the value of operand by 1, या तो एक बढ़ा देगा या फिर एक घटा देगा, जैसे प्लस प्लस देंगे, माइनस माइनस देंगे। तो इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि इसका दो फॉर्म होता है, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। नाम से ही पता चलता है कि पोस्ट फिक्स पहले लगता है, प्रीफिक्स सॉरी पोस्ट फिक्स बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है। जैसे ये प्रीफिक्स प्लस प्लस ए और ये ए प्लस प्लस, तो ये हो गया पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रोसेसिंग भी अलग तरीके से होता है। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे अगर सपोज करते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू है a प्लस 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 या माइनस b प्लस 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 ए। तो इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स का टास्क होता है, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद असाइनमेंट और देन आफ्टर पोस्ट फिक्स, यानी पोस्ट फिक्स का काम सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स का काम करेंगे, यानी ए का वैल्यू 5 बढ़ जाएगा, 5 तो ए का वैल्यू अब हो जाएगा 6। तो यहाँ a प्लस a माइनस बी, तो 6 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 3, अब प्लस a का वैल्यू बढ़ चुका है प्लस 6 प्लस 3 9, तो c में आज c का वैल्यू हो जाएगा 9। इसके बाद a का वैल्यू पोस्ट फिक्स यहाँ है, एक बार और बढ़ाना है तो a का वैल्यू हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं, यानी सबसे पहले प्रीफिक्स का काम होता है, फिर अर्थमेटिक होता है, फिर असाइनमेंट होता है, उसके बाद पोस्ट फिक्स होता है। इसी ऑर्डर में हम लोग सारा जो है इसी रूल्स के हिसाब से इस तरह का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा देखेंगे कि a का वैल्यू 10 है और a इक्वल टू a प्लस प्लस 2, तो यहाँ पोस्ट फिक्स है, इसीलिए सबसे पहले a का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। अर्थमेटिक क्योंकि प्रीफिक्स नहीं है, अर्थमेटिक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक होगा, डिवाइड होगा, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 5, और 5 विल बी असाइन टू a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5। लेकिन ये फिर a का वैल्यू एक बढ़ेगा क्योंकि प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है, तो a का वैल्यू अब +1 हो जाएगा, तो यानी अब नया a का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर ये इसी तरह से यहाँ पे अगर ये प्रीफिक्स रहता तो फिर यहाँ पे हो जाता एक 11, तो प्लस प्लस a 11, और चूंकि इंटीजर है तो सी लैंग्वेज में जब इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो उसका सिर्फ जो है रिमाइंडर को छोड़ के कोशिएंट पार्ट रिमाइंड करेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो a का नया वैल्यू हो जाएगा 5। और चूंकि प्लस प्लस a का वैल्यू पहले 11 हो चुका है, लेकिन अब नया वैल्यू उसके असाइन हो गया, इसलिए अब a का वैल्यू हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें काम करता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग जो देखेंगे इसमें 5वें नंबर पे हमारा जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये दो रिलेशंस को टेस्ट करता है और ये बताता है कि वैल्यू हमारा रिटर्न ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे पहला एंड और नॉट, ये 3 है, इसको सिंबल इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये हो जाएगा और इसका नॉट। तो एंड मतलब अगर हमारा दो रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इस तरह का अगर दो रिलेशन है तो एंड अगर देंगे तो यहां पर ये एंड ट्रू तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा दोनों सही होगा। मस्ट बोथ द रिलेशन मस्ट बी ट्रू, अदरवाइज सभी केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी फॉल्स के केस में 0 रिटर्न करेगा, ट्रू के केस में 1 रिटर्न करेगा। सिमिलरली और में क्या होगा, एनी वन ऑफ द रिलेशन विल बी ट्रू, तो अगर एक भी रिलेशन ट्रू होगा तो इट विल रिटर्न 1। अगर एक भी सही हो जाता है तो वो रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ही गलत होगा तभी ये 0 रिटर्न करेगा। लेकिन नॉट के केस में अगर आर्गुमेंट ये सही होगा, नॉट ये अगर सही होगा तो रिटर्न करेगा 0 और फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा 1। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, दो रिलेशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और प्रोग्राम में काफी जगह पे इस तरह के ऑपरेटर्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, एंड बोथ द रिलेशन जब ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, बाद बाकी में फॉल्स, और में एक भी सही होगा तो सही रिटर्न करेगा, और नॉट में क्या होगा, सही होगा तो गलत रिटर्न करेगा, गलत होगा तो सही रिटर्न करेगा। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड
लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज, सिक्स्थ वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है कि एक ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, 0 और 1 पे। इसमें भी होता है एंड, और, नॉट, एक्सक्लूसिव ओआर, बहुत सारे कुछ। तो ये बेसिक्स है। एंड का सिंबल एक एंड, और का सिंबल एक ये, नॉट का सिंबल ये। तो एंड में क्या होगा, अगर 1 1 होगा तो आउटपुट 1, 1 0 होगा तो 0, 0 1 होगा तो 1, 1 0 होगा तो भी, सॉरी इसमें भी 0, इसमें भी 0। और में एक, किसी एक में और हो जाएगा तो क्या होगा कि वहां रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मेरा 1 1 है तो 1, आउटपुट जो होगा वो 1 हो जाएगा। और अगर 1 0 है तो भी 1, 0 1 है तो भी 1, लेकिन 0 0 होगा इसी केस में, और के केस में ये रिटर्न करेगा ये। नॉट में होगा 0 होगा तो 1, और 1 होगा तो 0। इस तरह से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो हमारा ये सारा ऑपरेटर्स जो है इस तरह से काम करते हैं। हमारे जो ऑपरेटर हो गए, कौन कौन से ऑपरेटर हो गए टोटल, हमारा सबसे पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हम लोग डिस्कस किए रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा डिस्कस किए कंडीशनल ऑपरेटर। चौथा डिस्कस किए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगला किए लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड लास्ट वन इज ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से ही पता चलता है, इट असाइन द वैल्यू ऑफ वन ऑपरेंड टू अनदर। यानी अगर a इक्वल टू बी देंगे तो ये इसको असाइन कर देगा। ये ध्यान में रखना है, इक्वल टू इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, वेयर एज इक्वल टू इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, राइट हैंड साइड का ऑपरेंड को लेफ्ट हैंड साइड वाले को असाइन कर देता है। वेयर एज इक्वल टू ऑपरेटर, इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न 1 इफ द रिलेशन इज ट्रू, if both the values are true, otherwise return 0। तो इस तरह के हमारे सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग क्लियर हो गए। तो these are the operators used in C language। next character set is comment। this is the documentation section of the program। यानी अगर प्रोग्राम में अगर कहीं हेल्प के लिए हमें कुछ लिखना है तो हम लोग कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट दो तरह का होता है, एक सिंगल लाइन, अगर एक ही लाइन में अगर आपको कमेंट लिखना है तो वी यूज सिंगल लाइन कमेंट एंड द सिंबल इज दिस वन। तो इसके बाद जो भी कमेंट लिखेंगे तो वो कंपाइलर के द्वारा रीड नहीं होता है, वो हमारे हेल्प के लिए होता है। सेकंड वन इज मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर एक लाइन से ज्यादा में अगर आपको डिटेल लिखना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये तरह का सिंबल देंगे, सारा कमेंट लिखेंगे मोर देन 1 लाइंस में, और लास्ट में इस सिंबल से इसको क्लोज कर देंगे। दिस टाइप ऑफ कमेंट इज कॉल्ड मल्टीपल लाइन कमेंट। तो कमेंट मेनली हेल्प के लिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, जैसे प्रोग्राम बना दिए उसको किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, किस पर्पज से कोड लिख रहे हैं, उसको अगर समझना है प्रोग्राम में ही तो वहां पे हम लोग कमेंट डाल के छोड़ देंगे ताकि फ्यूचर में हम उसको समझ सके कि किस पर्पज के लिए वो कोड लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम एक नाम से ही पता चलता है, छोटा सा प्रोग्राम जो कोई खास टास्क, स्पेसिफिक टास्क इस्तेमाल होता है। इसके बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन नाम का चैप्टर। स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करता है, और ये दो तरह का होता है, बना बनाया। जैसे बना बनाया फंक्शन है, ये याद रखना है, प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है कि कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, देन वी विल यूज प्रिंटफ फंक्शन। मींस प्रिंटफ फंक्शन यूज टू डिस्प्ले आवर कंटेंट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे प्रिंटफ लिख देंगे हेलो, तो ये इंफॉर्मेशन हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हमको इनपुट लेना है कीबोर्ड से तो हम लोग यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन का काम होता है स्कैन करना, रीड करना डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। जैसे स्कैनफ % इंटीजर को हम लोग इस तरह से सी में इनपुट लेते हैं, तो जो भी एक इंटीजर इनपुट देगा वो n को असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्कैनफ फंक्शन का इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सब प्रोग्राम दो तरह के हो गए, एक इनबिल्ट या लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो यूजर अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं ताकि प्रोग्राम को और बेहतर बना सके। तो हम लोग इसके बारे में एक डिटेल चैप्टर देखेंगे, उसके में ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आएगी।
अब इसके अलावा हम लोग को एक टॉपिक और कवर करना है प्रोग्राम बनाने के पहले, वो होता है डेटा टाइप। क्योंकि हम लोग सारा जानते हैं कि कंप्यूटर बना ही था डेटा प्रोसेसिंग के लिए, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सी लैंग्वेज किस किस तरह का डेटा को सपोर्ट करता है और कैसे कैसे वो प्रोग्राम करता है, कैसे उसको हैंडल करता है। तो डेटा टाइप ये बताता है कि कोई भी एक डेटा कितना मेमोरी में स्पेस लेगा, कैसे वो ऑपरेट होगा, कैसे एक्सेसिबल होगा, उसके लिए क्या डेटा रेंज है, वो सारा कुछ डिटेल हम लोग डेटा टाइप में पढ़ते हैं। तो जनरली डेटा टाइप भी दो तरीके होता है, प्रिमिटिव या उसको हम लोग इनबिल्ट भी बोलते हैं या उसको सिंपल डेटा टाइप भी बोलते हैं, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, जो यूजर बनाता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे एरे, स्ट्रक्चर या पॉइंटर, यूनियन, ये सब सारा हमारा डिराइव्ड है, लेकिन हम लोग को अभी समझना है बेसिक डेटा टाइप के बारे में। तो मेनली डेटा टाइप ये बताता है कि हमारा डेटा किस तरह से हैंडल होगा कंपाइलर के द्वारा, उसके लिए मेमोरी में कितना मेमोरी रिजर्व होगा, कितना बाइट्स उसके लिए रिजर्व होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को डेटा टाइप समझना जरूरी है। और कुछ चीज़ें इस टेबल को याद भी कर लेना है, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम हमारे लिए बनना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हमारा डेटा टाइप हो जाएगा। डेटा टाइप में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीजर। इंटीजर्स जो हमारा होता है वो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर 0, 1, 2 विदाउट डेसिमल वाला जो होता है वो इंटीजर होता है। इसको हम लोग सिंबल जो कीवर्ड जो यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होता है इंट, INT, और सारा स्मॉल में होता है। ये मेमोरी में जो साइज लेगा ये लगभग 2 बाइट मेमोरी लेता है। और ये जो इसका सिंबल होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको रीड करने के लिए, अभी हम लोग देखे थे स्कैनफ फंक्शन में %d से इसको हम लोग रीड करते हैं। इसके अलावा ये रेंज जो स्टोर करता है -32,767 से लेकर के पॉजिटिव में 32,768 तक का वैल्यू ये स्टोर करेगा। इसके अलावा जो होता है एक और हम लोग लेंगे, सिर्फ अगर पॉजिटिव में हमको लेना है तो लेंगे अनसाइंड इंटीजर, इसको लिखेंगे अनसाइंड इंट। ये भी मेमोरी में 2 बाइट लेगा, इसको भी %d से रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 to 65,536 तक का वैल्यू, 35 तक का वैल्यू ये स्टोर करेगा। इसके अलावा अगर डेसिमल में हमें यूज करना है तो फ्लॉट लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करें सारा स्मॉल में फ्लॉट। ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। इसको %f से ये करते हैं। ये 6 डिजिट प्रिसीजन, मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक का वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। इसके अलावा फ्लॉट से अगर 6 डिजिट से ज़्यादा लेना है तो डबल ले सकते हैं, डबल में डबल लिखेंगे। इसमें मेमोरी में ये 8 बाइट लेगा, % लॉन्ग डबल, ये 8 डिजिट प्रिसीजन तक का ये स्टोर करेगा वैल्यू। इसके अलावा अगर इंटीजर इससे ज़्यादा लेना है तो हम लोग लॉन्ग टाइप ले सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर। इसको लॉन्ग इंट लिखते हैं स्मॉल में सारा। ये 4 बाइट मेमोरी में लेता है, और ये -2⁻31 से लेकर के पॉजिटिव 2⁻31 तक का वैल्यू स्टोर करता है। इसके अलावा अगर हमें कैरेक्टर टाइप का लेना है, कैरेक्टर डेटा टाइप, तो कैर लेते हैं। ये 1 बाइट मेमोरी में लेता है। अगर एक ABCD %C, अगर एक ABCD एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सारा डेटा टाइप जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डबल में, सॉरी यहाँ 8 नहीं, 10 डिजिट प्रिसीजन तक ये स्टोर करता है। तो ये पूरा टेबल हमें ध्यान रखना है, खास करके सिंबल और ये कीवर्ड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। तो ये डेटा टाइप हो गया, ये बेसिक्स हो गया, इसके थ्रू हम लोग अब प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हैं। तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग सी में प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे उसको रन कराते हैं। ये सारा हम लोग उसके डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।